हिंदू ही खतरे में क्यों आए, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री खतरे में आ जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में खतरे में आ जाते हैं। जब तक के हिंदुओं का घर सुरक्षित है, जब तक मुसलमान सुरक्षित है, क्या ये मुख्यमंत्री को सेवा देता है? या हिंदुस्तान को आरएसएस चला रही है, बीजेपी नहीं चला रही है। मुल्क विरोधी काम करती है आरएसएस। आरएसएस पे बैन क्यों नहीं लगता है? अखिलेश यादव बोलते हैं कि आरएसएस पे बैन लगाया जाए। हमारे पास गुंडों की टीम नहीं है, आरएसएस के 10 लाख आदमी नहीं है हमारे पास। हम सिंगल है, हमारी जान है, और ये जान हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे कुर्बान। ये नाम लेते हैं संविधान का, काम करते हैं गुंडाओं वाला। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। 10 फरवरी को पहले फेज का मतदान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में किया जाएगा, लेकिन जो लगातार सियासी सरगर्मियां हैं बढ़ती जा रही हैं। और आज मैं लखनऊ के पश्चिमी विधानसभा मौजूद हूं और यहां से जो दावेदारी कर रहे हैं मोहम्मद असलम मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनका साथ यह भी कहना है कि अगर पार्टी ने AIM मौका देती है तो ये यहाँ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्चा भरेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं मोहम्मद असलम मुनीर साहब। विधानसभा चुनाव करीब है, उल्टी गिनतियां जो है लगातार शुरू हो चुकी हैं। क्या कहेंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, चुनाव मैं मोहम्मद असलम मुनीर, मेरी पहली कोशिश ये है कि मैं पश्चिम विधानसभा से भावी प्रत्याशी हूँ और मैं ही यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। लेकिन शौकत साहब से मेरी गुजारिश है, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से और अपने सदर साहब से असदुद्दीन ओवैसी साहब से, कि जहाँ से भी योगी आदित्यनाथ जी पर्चा दाखिल करें, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, क्योंकि गोरखपुर से तो उनकी हालत ख़राब है, तो हम वहाँ से उनके खिलाफ पर्चा भरना चाहते हैं। तो हमको उनकी अपोजिशन में वहाँ से उतारा जाए। क्यों ऐसा लगता है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का खस्ता हाल है, वे मथुरा या काशी चुनाव लड़ेंगे और आप उनके खिलाफ लड़ेंगे? आप एक तरफ कह रहे हैं कि गोरखपुर से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन काशी और मथुरा में उनकी स्थिति ठीक है, फिर तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए, हमारी जमानत जब्त हो जाए एक अलग बात है, ये तो वक्त बताएगा कि किसकी जमानत जब्त होती है। गोरखपुर से पर्चा भरें, गोरखपुर से हमको लड़वा लें इलेक्शन अपने सामने, एक डिबेट कर लें हमारे साथ। अकेले बैठ के मुख्यमंत्री पद पे बैठ के बोलना बड़ा आसान काम है। आपके पास ताकत है, पावर है, जेट सुरक्षा है, लेकिन जब सिविलियन पे आप आओगे ना, तो आप आओ आमने सामने बात करो, जवाब देते नहीं बनेगा आपको। हमको मुख्यमंत्री हो आप। ऐसा क्यों लगता है आपको कि जो है कि जब CM योगी आदित्यनाथ आपके सामने आएंगे, आपसे डिबेट नहीं कर पाएंगे, चर्चा नहीं कर पाएंगे? वो तो गिनाते हैं तमाम उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किए हैं। जब उनके पिता की मौत हुई थी तो वहाँ पर भी नहीं गए थे, बोले थे कोरोना है, हम उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता है उसकी हम सेवा कर रहे हैं। जो शख्स अपने पिताजी की मिट्टी में ना जाए, उससे ज़्यादा संवेदनशील कौन हो सकता है? संवेदनशील तभी तो नहीं गए ना। अगर संवेदनहीन होते, संवेदनहीन इससे ज्यादा कौन हो सकता है? संवेदनहीन कौन हो सकता है इससे ज्यादा, कि अब किसी के पिता की मृत्यु हो जाए और वो मृत्यु में ना जाए? इतना डर था, कोरोना का खौफ खाए जा रहे थे। मौत से ज्यादा खौफ और डर है कि पिता की मिट्टी में नहीं जाओगे। जैसे दूसरों की लाशें सड़वा दी, वैसे अपने पिताजी को भी छोड़ दिया ऐसे ही। नहीं, मतलब दो चीजें कह रहे हैं आप जी। बाबा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है कहते हैं कि 24 करोड़ की जनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे पिता सेकंड नंबर पर है, अब तो दुनिया से चले गए। आप कह रहे हैं कि जो है कि योगी आदित्यनाथ को भी डर था कहीं उन्हें कोरोना हो जाए। 24 करोड़ जनता की, 25 करोड़ जनता की खाली वो बात करते हैं माइक पे बैठ के, मीडिया में बैठ के, अपनी गद्दी पर बैठ के, लेकिन 25 करोड़ 24 करोड़ जनता के लिए वो काम कहाँ कर रहे हैं? वो बताएं तो। वो तो मुस्लिम एंटी काम कर रहे हैं। कल वो बोले न्यूज़ 18 पे कि जो है जब तक के हिंदुओं का घर सुरक्षित है, जब तक मुसलमान सुरक्षित हैं, क्या ये मुख्यमंत्री को सेवा देता है? मुख्यमंत्री का तो मसला ये है कि मुख्यमंत्री गार्जियन है हमारे यूपी का। हम उसके लिए सारी जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सबका गार्जियन है। उसको एक मुश्त में बात करना चाहिए, अपनी जनता की बात करना चाहिए, 25 करोड़ जनता के लिए बात करना चाहिए। हिंदू मुसलमान पे बात ही नहीं करना चाहिए उसको। नहीं, इसमें बुराई क्या है? तो ऐसा नहीं लगता सही बोल रहे हैं कि जब हिंदू घर सुरक्षित, मुसलमानों घर सुरक्षित है। अगर आप किसी के घर पर पत्थर फेंकोगे, जाहिर सी बात वो भी पत्थर फेंकेगा। आप मुसलमान हो, आप थमे रहो, क्यों हिंदू घर पर पत्थर फेंकोगे?
भाई हिंदू ही खतरे में क्यों है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री खतरे में आ जाते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में खतरे में आ जाते हैं। सत्ता में बैठे लोग अगर खतरे में आ जाएंगे तो आम जनता कितनी खतरे में रहेगी। नहीं, आप पंजाब को मुख्यमंत्री जब नहीं जाने देंगे, आंदोलनकारी आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जो सिक्योरिटी में सेध लगाने की कोशिश की जाएगी तो प्रधानमंत्री मोदी खतरे में हो जाएंगे। हमारी इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। जेट सुरक्षा में चलने वाला पीएम एसपीजी है उनके पास, एसपीजी है जिसके पास, वो प्रधानमंत्री और उसकी एलआईयू, वो हिंदुस्तान क्या चलाएगा जिसको ये सूचना नहीं है कि उसको घेरा जा सकता है कहीं पर। वो हिंदुस्तान क्या चलाएगा? वो कहीं कश्मीर में बम फट जाता है, उसको नॉलेज नहीं होती है। हमारा सैनिक मर जाता है हजारों के हिसाब से, उसको खबर नहीं होती है। कश्मीर में आतंकवादी हमले हो जाते हैं, उसको खबर नहीं होती है। ये सब कांड होने के बाद ही खबर क्यों मिलती है उनको? उनकी एलआईयू, इनकी राख क्यों नहीं काम कर रही है? किस तरीके से काम कर रही है जो इनको सूचना नहीं मिल रही है? जो तमाम एजेंसियां हैं, आप उस पर सवाल खड़े करेंगे? जी बिल्कुल सवाल खड़े करेंगे, क्यों नहीं खड़े करेंगे। ये एजेंसियां कहाँ हैं जो निष्पक्ष जांच करती थी, निष्पक्ष तरीके से काम करती थी, आतंकवादियों को उठा के बंद करती थी? ये आतंकवादी कहाँ हैं जिनको ये बंद नहीं कर पा रहे हैं? ये काउंटर फर्जी किसके हो रहे हैं? क्या ये सिविलियन मारे जा रहे हैं? इस पे मीडिया क्यों नहीं बोलती है? चलिए हम आते हैं, तो केंद्र की बात रही, उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जहाँ से पर्चा भरेंगे, नामांकन करेंगे, आप भी वहीं से पर्चा भरेंगे। आपके पास मुद्दे क्या होंगे? उनके पास राम मंदिर है, उनके पास नौकरी है, उनके पास तमाम मुद्दे हैं जो 5 साल में आम जनता के लिए क्या है। आपके पास क्या मुद्दे होंगे? सिर्फ यही होगा कि ओवैसी साहब आएंगे और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम लोग जो है, अगर हमारे सदर साहब चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ हमको कहीं पर उतारना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। ये हमारी मंशा नहीं है, हम तैयार हैं इसके लिए कि अगर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी हमें कहीं पर इलेक्शन में उतारना चाहते हैं, जहां से उनकी मजबूत सीट हो, वो वहां से, हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमारी जान कुर्बान असदुद्दीन ओवैसी के नाम और उन मजलूमों के नाम जो बॉम्ब लिंचिंग में मारे जा चुके हैं, जो पीड़ित किए जा रहे हैं, जो शोषित समाज को ये दुखी कर रहे हैं, जो जिस पे ये बात नहीं कर रहे हैं, जिस पे ये संविधान पे बात नहीं कर रहे हैं। ये नाम लेते हैं संविधान का, काम करते हैं गुंडाओं वाला। बोली लैंग्वेज इनकी होती है गुंडाई वाली। मुख्यमंत्री है ये। गुंडे तो सारे जेल में बंद है, फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं आपकी गुंडों वाली बात? गुंडों वाली जो भाषा है उसका उपयोग जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी अरे नवीन जी, ये बताइए, वो 18 क्रिमिनल केस किस पे थे? सुना मुख्यमंत्री बना था। नहीं, बीजेपी ऐसी पार्टी जो भी आता है साफ हो जाते हैं, वो तो मुख्यमंत्री हैं तो केस चलते रहता है। उत्तर प्रदेश है, वही जो मुख्तार जो अंसारी है या फिर जो अतीक अहमद है, तो फिर सब पे केस है। सब नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो मुख्यमंत्री कौन है जिसपे 18 क्रिमिनल केस हैं, और वो केस कहाँ चले गए? मुख्यमंत्री बनने से क्या ये सर्टिफिकेट दे देती है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये मुकदमे खत्म, अब आप नील बटा जीरो? कोई ऐसी आपने कोई क्राइम नहीं किया। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि अगर आप पास मुकदमे तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वो तो सिर्फ नौकरियों के लिए होता है। तो अगर किसी पे मुकदमे वो चुनाव लड़े तो वो गुंडा, क्रिमिनल, और आप मुख्यमंत्री बन के आ जाए तो आप कुछ भी नहीं, आप मुख्यमंत्री माननीय है आप। नहीं, देखिए, आप लगातार योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन जो है लोकसभा में आपने वीडियो देखा होगा कि लोकसभा में रोते हैं कि सरकार हमारी नहीं है, जो सरकार दूसरे पार्टी की है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम परेशान हैं। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है। अगर उस गरिमा को आप बरकरार नहीं रखेंगे तो आम जनता रोडों पे आ रही है। जैसे अभी आप ऑनलाइन क्यों नहीं कराना चाहते हो? इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं आ रहा है। नाइट में कोरोना आ जाता है, दिन में नाइट में कोरोना ख़त्म हो जाता है, दिन में कोरोना आ जाता है। ऑनलाइन आप परीक्षा नहीं कराओगे, लेकिन आप इलेक्शन कराओगे। बैलेट पेपर पे इलेक्शन नहीं कराओगे। जिन खटकों को लोग हाथ लगाएंगे उससे वायरस नहीं फैलेगा। आप बैलेट पेपर पे क्यों नहीं कराते हो? अपना बैलेट पेपर अपने हाथ से आदमी उठाए, उस पर मोहर लगाए। मेरी निर्वाचन आयोग से डिमांड है कि बैलेट पेपर पे ये इलेक्शनों को कराया जाए। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं फिर तो जो है कि जो मुहर होगी, मुहर तो 2-4 की संख्या मुहर होगी, उसे भी लोग उठाएंगे और स्याही लगाएंगे, फिर वहां पर ठप्पा मारेंगे तो उससे भी कोरोना फैल सकता है। ऐसा नहीं कि ईवीएम
दबाएंगे बटन तो कोरोना फैल जाएगा। नहीं, आपका सवाल सही है, लेकिन ये कोरोना खाली इलेक्शन ही के टाइम पे क्यों आता है? सवाल तो यहाँ उठ रहा है। नहीं, जब लाशें बह रही थी तो उस समय इलेक्शन नहीं था ना उत्तर प्रदेश में, गंगा जब लाशें बह रही थी तो वो तो इलेक्शन की यूपी की तैयारी कर रहे थे ना, अच्छा, तैयारी थी। वो गंगा में लाशें इसीलिए बहाई जा रही तो है। 3-4 महीने शांत कैसे हो गए थे जी, 3-4 महीने शांत कैसे हो गए थे लोग? ये तो WHO बताएगा, आपके CMO बताएंगे, ये क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये लोग कहाँ चले जाते हैं? ये मेडिकल कॉलेज बंद कर देते हैं, खाली कोरोना के लोग भर्ती किए जाएंगे। ये आपके सिविल हॉस्पिटल बंद कर देते हैं कि सिर्फ कोरोना के लोग भर्ती कर जाएंगे। जिनके कैंसर है वो कहाँ भर्ती किए जाएंगे? जिनके गोली पड़ गई है, क्राइम हो गया जिनके साथ, वो कहाँ भर्ती किए जाएंगे? जिनकी किडनी खराब है वो कहाँ भर्ती किए जाएंगे? मेरा सवाल है कि ये मरीज कहाँ जाएंगे? आप हमें इसका जवाब अब दें। ये वक्त सवाल पूछने का नहीं, ये वक्त है खुद को चमकाने का, ये वक्त है चुनाव मैदान में आने का, ये वक्त आ चुका है कि जनता का भरोसा जीतने का, ये वक्त है जनता को रिझाने का कि आप हमारी तरफ आइए, चाहे आप हाथी हो, चाहे कमल हो, साइकिल हो, पतंग हो, आइए हमको वोट दीजिए। जिसको जनता ने 5 साल दिए उससे हम सवाल पूछने का हमारा हक है। सवाल पूछने का बहुत समय था, अब समय नहीं बचा हुआ। अगर आप प्रत्याशी बनकर, कैंडिडेट बनकर के मैदान में आ रहे हैं तो जनता का भरोसा जीतना है। सरकार सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि जो सत्र, विधानसभा सत्र था वो भी खत्म हो चुका है। तो देखिए, जनता का भरोसा अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ देख लीजिए, हर जिले में मतलब अनगिनत तादाद में लोग आ रहे हैं, और ये किराए के भाड़े के लोग नहीं हैं। ये जिस दिन नोट में कन्वर्ट होंगे, वो तो भड़काते हैं ना, तुम मुसलमान हो तुम जाग जाओ, जैसे बीजेपी वाले बोलते हिंदू हो तुम खतरे में हो, वैसे बोलते मुसलमान हो तुम जाग जाओ, तुम्हारी आबादी जो है 20% है। देखिए, हम लोग 20% हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि 7% वाले हुकूमत करेंगे, 2% के सरदार अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। तो बोल दीजिए ना, कांशीराम ने बोला था 2% के सरदार। मेरी बात सुन लीजिए, हम अपनी कौम को सिर्फ इसलिए जगाने की बात कर रहे हैं कि 2% के सरदार प्रधानमंत्री बना लेते हैं, 2% के सरदार अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं। हमारी कौम को जो इन्हीं ने काम पे लगा रखा है, जिनको ये देखना नहीं चाहते, हिस्सेदारी नहीं देना चाहते, उनको हम जगाने का काम कर रहे हैं। तो मान लिया जाए कि कांशीराम ने जो कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आप लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, कांशीराम जी की इस बात को हम मानते हैं। तो बसपा विलय हो जाइए, बसपा हमारे में खुद विलय हो जाए। बसपा के पास कैंडिडेट ही का इलेक्शन लड़ने के लिए। मायावती ने कल कहा है कि जो है कि 1 हफ्ते में सारी जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी, जितने कैंडिडेट हैं जी। अभी लगभग 350 से 350 सीटों बात बन चुकी है, और जो 80-90 कैंडिडेट हैं उसे उतार दिया जाएगा इसी हफ्ते। जी, मैंने उनका बयान सुना कि पहले चरण के कैंडिडेट वो घोषित करने वाली हैं। लेकिन सवाल ये है, तो वो तो बीजेपी में अपने कैंडिडेटों को, अपने विधायकों को, अपने वोटरों को कन्वर्ट कर चुकी हैं। उनको जरूरत क्या, या तो बीजेपी से विलय कर ले। अच्छा, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि जो ओवैसी है, वैसी बीजेपी की भी टीम है, कभी इतना जो है कि उन्मादी बयान देते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, कभी इन पर FIR नहीं होती। बीजेपी भी टीम खुद है, और अब आप मायावती की बीजेपी भी टीम बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी की जो टीमें हैं, जितनी RSS प्रमोटेड टीमें हैं, जनता पार्टी से निकली भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी से निकली जनता दल, जनता दल से निकले समाजवादी पार्टी, जनता दल ने पैदा की मायावती जी, ये सब निकल के आए जनता पार्टी से। ये सब बीजेपी के एजेंट हैं। ये इल्ज़ाम लगाते हैं, इस तरफ पब्लिक का ना रुझान करना चाहते हैं। ये तो एक इल्ज़ाम लगा दिया कि साहब असदुद्दीन ओवैसी को हम इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, वो बीजेपी की भी पार्टी है। आप ये कह रहे हैं कि 1984 में जो है कि बहुजन समाज पार्टी गठन हुआ था, 1980 में भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी जन्म दिया है। बिल्कुल दिया हुआ जन्म है। अगर ये बीएसपी को जन्म दे के ना आते तो आज सत्ता में ये ना बैठे होते। बहन जी ने कई बार बीजेपी की सपोर्ट में मुख्यमंत्री बनी, कई बार इन्हीं ने बीजेपी को समर्थन सपा से मिलकर बनाया सरकार मायावती ने। सपा से कहाँ चल पाई सरकार? जैसे बीजेपी का आदेश आया उन्हीं ने गवर्नमेंट गिरा दी समाजवादी पार्टी की। चलने कहाँ दी? 6 महीने भी तो न चली। नहीं, सरकार बनी थी ना, मुख्यमंत्री बनी थी ना मायावती। जी मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन बीजेपी का आदेश आते ही तुरंत उन्हीं ने वही काम किया ना कि नहीं यार, सत्ता में अब हम बैठेंगे। चलिए, तो फिलहाल आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, अगर हमारे सदर साहब आदेश करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला जरूर हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इलेक्शन। कितनी सीटों से हराएंगे? हारने के लिए, हराने के लिए? देखिए, हमारे पास गुंडों की टीम नहीं है।
नहीं, गुंडे नहीं वहाँ पर तो पहले मेरी बात समझ आम जनता लीजिए, जाएगी, आम जनता हमारे मतदान पास करेगी। गुंडों की टीम नहीं है, आरएसएस के 10 लाख आदमी नहीं है हमारे पास। हमारे पास हम सिंगल है, हमारी जान है, और ये जान हमारी असदुद्दीन ओवैसी साहब पे कुर्बान। अब इसमें चाहे जमानत जब्त हो जाए और चाहे हमारे गोली पड़वा दे। लगता है नीचे से नंबर 1 आप रहेंगे। बिल्कुल नंबर 1 रहेंगे। नीचे से, लेकिन नीचे से नहीं, हम ऊपर से नंबर 1 नहीं, रहेंगे। आए तो मैदान में। तो फिर आप 10 लाख गुंडे की बात कर रहे हैं, आप तमाम एजेंसियों की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे ऊपर से नंबर 1 होंगे? नीचे से हो सकते हैं। आरएसएस पे बैंड क्यों नहीं लगता है? मुल्क विरोधी काम करती है आरएसएस पे बैंड क्यों नहीं लगता है? अखिलेश यादव बोलते हैं कि आरएसएस पे बैंड लगाया जाए, और उसके बाद उनके पिताजी जाके मोहन भागवत से मीटिंगें करते हैं कि हमको सत्ता में भी डाल दीजिए। तो ये आरएसएस को क्यों नहीं बैंड करते? यहाँ हिंदुस्तान को आरएसएस चला रही है, बीजेपी नहीं चला रही है। चलिए, अभी तक ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा है कि जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे, ये वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को हराने का काम करेंगे। साथ ही इनका यह भी कहना है कि ऊपर से नंबर 1 रहेंगे, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को ये पूरी तरीके से फटकनी दे पाएंगे। इनका यह भी कहना है कि उनके साथ जो है कि 10 लाख आरएसएस कार्यकर्ता हैं, तमाम एजेंसियां हैं और सारी जो है व्यवस्थाएं उनके पास मौजूद हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब हैं। देखना होगा कि जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो मोहम्मद असलम मुनीर साहब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नामांकन करेंगे या फिर नहीं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।